नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पंजाब की तरफ चाहे ना चाहे ध्यान चला जाता है, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है सियासी गलियारों में। और चंडीगढ़ से लेकर के पंजाब के अलग-अलग हिस्सों में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। बहुत ही वाइब्रेंट स्टेट रहा है और आजकल तो चूँकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो भी भगवंत मान की सरकार है, तो इसलिए वैसे ही कई मुद्दों को लेकर के इधर सुर्खियां लगातार हम देख रहे हैं, प्रिंट से लेकर के और मेन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, तमाम जगह भगवंत मान और उनकी सरकार छाई रहती है। लेकिन जो नया मसला है, जिसमें हम लगभग वैसा ही दृश्य देख रहे हैं, वैसी ही सिचुएशन देख रहे हैं जैसी यहाँ अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे नजीब जंग, उसके बाद अनिल बैजल और अब विवेक सक्सेना, यानी तीनों लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के साथ अरविंद केजरीवाल के जिस तरीके से सींग उलझे रहते थे, अलग अलग मुद्दों पर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही यानी राजभवन को ही कटघरे में खड़ा करते रहते थे। और कई मुद्दों पर तो मुझे ध्यान आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को और दिल्ली हाई कोर्ट को बीच में पढ़ना पड़ा, नसीहतें देनी पड़ी। लेकिन करीब करीब वैसा ही दृश्य इस समय पंजाब में देखने को मिल रहा है। मुद्दे कई हैं, लेकिन ये मुद्दा इस समय सुर्खियों में है। अभी 21 सितंबर को ही गवर्नर ने जो इन्होंने एक स्पेशल सेशन बुलाया था इस नाम पर कि हम विश्वास का मत पेश करना चाहते हैं, उस सेशन को रद्द कर दिया था, ये कहते हुए कि इस तरह का कोई प्रावधान है नहीं जब तक कि किसी सरकार के खिलाफ कोई विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लेकर के ना आए। लेकिन अब 27 सितंबर को इन्होंने फिर सेशन बुला लिया है, तो गवर्नर ने फिर इनसे पूछा है कि भाई इसका एजेंडा क्या है। और इसको न केवल एजेंडा बताने के लिए वो आनाकानी कर रहे हैं, बल्कि उल्टे और गवर्नर के खिलाफ ही उन्होंने एक माहौल खड़ा कर दिया है कि पिछले 75 साल में पूरे देश में किसी गवर्नर ने इस तरह की जानकारी किसी चुनी हुई सरकार से नहीं मांगी है। क्या मसला क्या है पूरा, इसके पीछे क्या है, क्यों ये बवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्यों बार बार कभी कुछ सुर्खियां बन रही हैं। मेरे साथ आपके बहुत ही सुपरिचित चेहरे और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक रमनीक सिंह मान जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। मान साहब, बहुत स्वागत है। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद सर। मान साहब, क्या करा रहे हैं? पंजाब इस समय फिर सुर्खियों में है। गवर्नर अगर कोई जानकारी मांग रहे हैं विधानसभा सत्र से संबंधित, तो इनको देने में आपत्ति क्या है? मान साहब ये वाली नहीं, दूसरे वाले मान साहब करवा रहे हैं बहुत कुछ, वो तो तमाशा ही करवा रहे हैं। देखिए जो सब क्या है कि अमूमन क्या होता है कि जब भी विंटर सेशन होता है उसमें जो बिजनेस होते हैं वो बिजनेस कमेटी डिस्कस करती है और गवर्नर साहब को हमेशा इस बात की सूचना दी जाती है जो होता है। समर सेशन है, विंटर सेशन है, मॉनसून सेशन है, वो पार्लियामेंट का हो, असेंबली का हो, गालिबन चीजों का पता ही होता है। पर जब भी कभी स्पेशल सेशन बुलाना होता है, स्पेशल सेशन को कन्वीन करना होता है, तब निश्चित रूप से गवर्नर साहब को या राष्ट्रपति महोदय को स्पेशल सेशन के कारणों से अवगत कराया जाता है और इसके अंदर कुछ भी असंवैधानिक नहीं है जिस प्रकार से इसका प्रचार किया जा रहा है। और आज भगवंत मान साहब ने एक ट्वीट किया है, ट्वीट में कहा है कि रिवायत नहीं है पिछले 70-75 साल में कि गवर्नर और राष्ट्रपति से डिस्कस किया जाए कि क्या बिजनेस डिस्कस होंगे। स्पेशल सेशन में बताना अनिवार्य होता है, स्पेशल सेशन में बताई जाती हैं बातें। एक चीज है। दूसरी चीज है, उन्होंने यहां तक कहा कि आने वाले समय में हो सकता है कि गवर्नर और राष्ट्रपति ये भी कहें कि आप हमारे को आपके भाषण की कॉपी दीजिए कि आप कौन सा भाषण वहां पे देंगे। तो ये इस हद तक की जो मैं
क्या शब्द, मतलब वाहियात किस्म की जो बातें हैं वो की जा रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में 6 महीने पूरे हुए हैं आम आदमी पार्टी पंजाब की सरकार को, भगवंत मान साहब की अध्यक्षता में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जो 6 महीने पूरे हुए सरकार के, उसके जी अंदर इतनी लंबी फेहरिस्त है फेलियर्स की। उन फेलियर्स को ढकने के लिए ये तमाम तरीके के हथकंडे जो हैं वो अपनाए जाते हैं। यही कुछ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कर रहे हैं, यही कुछ भगवंत मान साहब जो है वो पंजाब में कर रहे हैं। ये एक निरंतरता में चलने वाली चीज है, जो मैं ये समझता हूं कि संवैधानिक प्रक्रिया को और एक जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान जिसकी हम बात करते हैं, जिनकी ये शपथ लेके आए, ये उसकी अवमानना कर रहे हैं। दे आर गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ये यहां तक है, और अभी आगे चर्चा में मैं आपको इनकी हिपोक्रेसीज क्या है वो मैं एक्सपोज करूंगा, मैं आपको बताऊंगा तमाम बातें। मान साहब, ये जो ऑपरेशन लोटस का ये शोर मचा रहे हैं कि साहब हाँ, हमारे 10 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए देने का ऑफर हुआ, कोई प्रमाण तो इन्होंने दिया नहीं है इस तरह का, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, किसी तरह का कोई स्टिंग हो, किसी भी तरह का, किसी पर आप कोई भी आरोप लगा दो। और भारतीय जनता पार्टी अगर इनके 10 एमएलए तोड़ भी लेगी तो पंजाब में क्या करेगी? देखिए बड़ी दिलचस्प बात है। ये आरोप जब चला तो 1325 करोड़ रुपए की बात करी हरपाल सिंह चीमा ने, पंजाब के मंत्री हैं, वो भी एक वित्त मंत्री भी हैं। उन्होंने ये बात कही कि जी 25-25 करोड़ देके हमारे 35 विधायक खरीदने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद इन्होंने फाइनली एक एफआईआर, जिसकी कॉपी मेरे पास है, ये एफआईआर नंबर 3 है, डेटेड 14/9/2022, ये पीएस क्राइम मोहाली में दर्ज कराई है। इसके अंदर जो धाराएं लगी हैं वो 171 बी, 120 बी लगी है, और प्रिवेंशन टू करप्शन एक्ट का सेक्शन 8 लगा 1988 का। इसमें जो शिकायतकर्ता एमएलए हैं, नामजद हैं इसमें, रमन रोड़ा है, कुलजीत रंधावा है, और ये कई सारे तमाम हैं, मैं नाम क्या लूं सबके। इनका आरोप यह है कि साहब हमारे को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फोन किया गया और हमसे कहा गया कि हम आपको 25 करोड़ रुपए देंगे, आप आम आदमी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए, हम आने वाली सरकार में आपको वजीर बनाएंगे। इस प्रकार की बातें जो ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल और आप ये भगवंत मान। जी तो ये ऑप लोटस की जो ये बात कर रहे हैं, जब ये एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें कहते हैं कि जी हमारे 7 से 10 एमएलए को अप्रोच किया गया, फोन नंबर नहीं बताते जिस फोन नंबर से फोन आया। ये पढ़िए एफआईआर, बड़ी दिलचस्प है, आप हंस के लौटते रहेंगे इधर उधर की भी क्या लिखा हुआ इन्होंने, कि इतना मूर्ख समझा इन्होंने लोगों को, इतना मूर्ख समझा इन्होंने पंजाब की जनता को। नामजद कोई नहीं है। और अरविंद केजरीवाल की अगर आप कभी इलेक्शन स्पीच सुने, चाहे वो दिल्ली के चुनाव हो चाहे पंजाब के चुनाव हो, आपको पैसे देते हैं, आपको पैसे ऑफर करते हैं, मना मत कीजिए, आप पैसे ले लीजिए, आप उनकी वीडियो बनाइए, उनकी ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए, हमको दीजिए, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कहां है ऑडियो, कहां है वीडियो? आप पंजाब की जनता से, दिल्ली की जनता से ये अपेक्षा करते हैं कि जब उनसे कोई रिश्वत मांगे या उनको कोई खरीदने की कोशिश करे, उनका वोट खरीदने की कोशिश करे, तो वो उनकी वीडियो बनाए, ऑडियो बनाए और आपके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें। और आपके अपने एमएलए, हरपाल चीमा ने तो 35 बोला है एमएलए, 1325 करोड़ की बात करी, वो घटते घटते 7 से 10 रह गए। वो 7 से 10 एमएलए जो है वो अपने सुप्रीम कमांडर की, अपने सुप्रीम लीडर अरविंद केजरीवाल की बात नहीं मान सकते क्या? वो एक सिंपल फोन रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे क्या? वो एक सिंपल उस व्यक्ति को बुला के बोलते ले आइए पैसे हम करते हैं आपके साथ, जैसा ये प्रचार करते हैं, एक बना लेते वीडियो, जग जाहिर हो जाता कि इनको कौन से पैसे देने का प्रयास किया गया था। जब इस देश के अंदर पार्लियामेंट के अंदर सदन के पटल के ऊपर अगर बैग नोटों के खाली किए जा सकते हैं, दिखाए जा सकते हैं, तो इनके लिए तो ये बहुत सहज था, ये कर सकते थे। बिल्कुल अरविंद सही बात। केजरीवाल और पार्टी, ये भगवंत मान और पार्टी कर सकते थे। पर बात वो नहीं है कि ऑपलोटस हो रहा है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं। और मैं बता दूं क्या कारण है। 24 मई को विजय सिंगला जो तत्कालीन मंत्री थे पंजाब सरकार में,
उनको बर्खास्त किया जाता है, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की जाती है, एक पूरा शो दिखाया जाता है पंजाब के लोगों को, देश के लोगों को, कि देखिए हम कितने इंटॉलरेंट हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध, और उनको जेल में डाल दिया जाता है और उनका ये बताया जाता है कि कैबिनेट से बर्खास्त कर दिए गए। जबकि जबकि बड़ी दिलचस्प बात है कि ये विजय सिंगला जी तमाम कैबिनेट की मीटिंग्स में मौजूद होते हैं। जी जी। दिल्ली के अंदर हाई लेवल मीटिंग्स होती है अरविंद केजरीवाल जिसके अंदर शरीक होते हैं, शुमार होते हैं, उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये विजय सिंगला अपनी फेसबुक के ऊपर खुद पोस्ट डालते हैं, वो खुद फोटो डालते हैं कि जी आज कैबिनेट में था, आज केजरीवाल जी से मिला। अब ये कहां से आई ऑफ नोटिस की कहानी, वो बड़ी दिलचस्प है। इनके एक मंत्री है फौजा सिंह सरारी। जी जी। फौजा सिंह सरारी और उनके ओएसडी हैं एक तरसेम लाल कपूर। फौजा सिंह सरारी और तरसेम लाल कपूर की एक ऑडियो लीक होती है। उस ऑडियो के अंदर ये डिस्कस कर रहे हैं दोनों जने कि हम कैसे जो दाना शिफ्ट होता है, जो अनाज शिफ्ट होता है, उसकी शिफ्टिंग के अंदर जो गोलमाल होता है, उसके अंदर हम ट्रांसपोर्टरों को बाद में, या जो गोदाम धारक है उनको हम बाद में ब्लैकमेल करके उनसे पैसा एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी हम फिरौती लेंगे। मतलब पूरा प्लान ब्लैकमेलिंग का उस ऑडियो के अंदर मौजूद है। आप सुनिए, आपको बड़ा दिलचस्प लगेगा। अब बताइए। फौजा सिंह सरारी को कवर फायर देने के लिए इन्होंने कहा कि साहब एक ऑपरेशन लोटस चल रहा है और उसके लिए हम, जैसे हमने दिल्ली की विधानसभा में हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया, वैसे हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे। भाई तुम 93 एमएलए, तुम्हारे 93 एमएलए 10 कोई 7 खरीद भी लेंगे तो क्या हो जाएगा उससे? कौन सी तुम्हारी सरकार गिरने वाली है, कौन सी तुम्हारी सरकार टूटने वाली है? तो ये सिर्फ आई वॉश है, गोल पोस्ट चेंज करने वाली बात है, लोगों को असल मुद्दों से भटकाने वाली बात है। ये जो वायदे किए थे कि 9 रुपए क्यूबिक फुट रेता दिया जाएगा, आज वो 45 रुपए फुट है रेता पंजाब में। आप जी जी। कंस्ट्रक्शन, और एक बड़ी दिलचस्प बात और है, मैं आपको 45 रुपए की और बता दूं, इसके अंदर 100% रेवेन्यू जो है वो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उनको जा रहा है। ये 100% चोरी ठगी हो रही है पंजाब की जनता के साथ, 100%। क्यों? क्योंकि कोई लाइसेंस नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया सिया को, वो है जी। स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। ये देखिए सिया ने पंजाब गवर्नमेंट के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, क्या कहते हुए कि पंजाब सरकार खुद एक संवैधानिक बॉडी है, एक दूसरी सरकारी इदारे को दूसरा सरकारी इदारा ये कैसे कह सकता है कि साहब आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना करते हुए ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दीजिए ताकि हम यहां पे माइनिंग शुरू कर लें। ये कितना बड़ा आई वॉश है। और सीए ने बड़े स्ट्रॉन्ग इसके अंदर एक्सेप्शंस दिए और कहा है कि हाउ कैन द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट अस टू वॉयलेट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, यानी कि हम सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कैसे करें आपके कहने पे। और उन्होंने बाकायदा उसके अंदर लिस्ट आउट किया है और उन्होंने एक एक बात कही है कि वैसे भी इन्वायरमेंट क्लियरेंस जो है वो थर्ड पार्टी को दी जाती है, ना कि सरकार को दी जाती है। ये हो गया जी एक किस्सा। इससे मुद्दे से भटकाने के लिए कि साहब देखिए ऑपरेशन लोटस हो रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे गवर्नर के खिलाफ कि गवर्नर जो है वो एजेंट है। अब तीसरा मैं बताता हूं आपको, हरमीत सिंह मीत हेयर जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, अभी बड़े धड़ल्ले से कह दिया अरविंद केजरीवाल ने, भगवंत मान ने कि साहब हम 32,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर देंगे, हम उनको पक्की नौकरी दे देंगे। उसमें फंसे 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर जो लंबे समय से काम कर रहे हैं। जब उनकी नौकरी पे आंच आई, जब उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण चाहे और वो मीत हेयर के घर गए, उनसे बजाय डायलॉग करने के, बात करने के, आप मंत्री आप कह सकते हैं कि जी ठीक है आपका जो प्रतिनिधि मंडल है आप 7 आदमी 5 आदमी 11 आदमी ले आइए, बैठ के बात करते हैं, वो नहीं किया। ये जिन बातों को लेके सरकार में आए, जो झूठे वायदे करे, इन्होंने हमारे भाइयों की पगड़ियां उछाली, इन्होंने हमारी बहनों के दुपट्टे खींचे, उनके कपड़े फाड़े, उनको लाठी डंडों से पीटा, वहां मीत हेयर मंत्री के घर के बाहर लाठीचार्ज किया। हमारे जो शिक्षक हैं, जो पंजाब का भविष्य संवारने वाले लोग हैं, जिनको इन्होंने वायदे किए हैं नौकरियां पक्की करने के,
जब उनसे जवाब तलब करते हैं तो उन 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर लाठियां बांधी जाती हैं, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, मेरे जो सिख भाई हैं उनकी पगड़ियां उछाली जाती हैं। ये इनके काम है। उसको छुपाने के लिए ये तमाम तरीके की बातें करते हैं, कहते हैं कि साहब BMW का प्लांट लग रहा है पंजाब में, फ्रैंकफर्ट में डी प्लेन करते हैं भगवंत मान साहब को, उनको जहाज से नीचे उतार दिया जाता है। तो भगवंत मान साहब वापस आते ही पहला प्रॉमिस क्या करते हैं, पहला प्रॉमिस उनका ट्वीट आता है बाकायदा, कहते हैं हम OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे दोबारा। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करने देगा तुम्हारे को, कैसे लागू कर लोगे तुम? सही बात। तो ये झूठे वादे, लुभावने वादे, ये तमाम तरीके की चीजें हैं और इतनी इनसेंसिटिव ये गवर्नमेंट है। मैं आपको आगे और बताता हूं कि ये कितनी इनसेंसिटिव गवर्नमेंट है। आप खुद हैरान मानेंगे कि यार क्या इस बात में सच्चाई है, और मैं आपको जो बता रहा हूं, जितनी बातें बता रहा हूं, फैक्चुअल है। मान साहब, जो आप डबल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे थे कि इनके दोहरे मानदंड हैं, किस तरीके से उसको डिस्क्राइब करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? ऐसे कौन-कौन से मुद्दे हैं जो ये लेकर के आए और उससे अब मुकरते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि 1000 रुपए महीना प्रति महिला प्रति महीना देने की बात करी, वायदा किया, उस वायदे के कहीं नजदीक भी नहीं है। पंजाब के बजट का तकरीबन 35% जो है वो चला जाता है टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड इंटरेस्ट। $150 मिलियन का नया लोन खड़ा किया। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले कहा था कि बहुत पैसा है जी हमारे पास, बहुत पैसा है जी पंजाब के पास, हमारे पास 60,000 करोड़ गिना दिए थे बैठ करके। हाँ, 60,000 करोड़ तो मैं गले में लेके चल रहा हूं। अब $150 मिलियन का लोन लिया इन्होंने वर्ल्ड बैंक से। कहां है वो 60,000 करोड़? इन्होंने वायदा किया था कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह डिले नहीं होगी, तनख्वाह डिले हो रही है। इन्होंने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सुधार देंगे, हम पंजाब के अंदर से रेत माफिया को खत्म कर देंगे, खुद माफिया बन गए। मैं ये कहता हूं कांग्रेस की सरकार में, अकाली की सरकार में, वो लाख बार मैं कहता हूं चोर थे। उनकी सरकार में माइनिंग का कोई तो रेवेन्यू आता था सरकार को। इनकी सरकार में आप इनको बोलो ऑडिट करके दिखा दो आपको माइनिंग से क्या रेवेन्यू आया। जितना रेता पंजाब में बिक रहा है, धड़ल्ले से बिक रहा है, 2 नंबर बिक रहा है, बताओ। जी, अगर जी। इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं है सिया से, अगर आपने किसी को लाइसेंस नहीं दिया हुआ, तो माइनिंग, ये रेत आ कहां से रहा है? ये कौन लोग ये रेत मुहैया करवा रहे हैं? ये माइनिंग माफिया की बात करते थे ना, बताइए। अब लिकर माफिया तो ये खुद बन गए। लिकर माफिया तो ये खुद बन गए। 1000 करोड़ का लिकर इनका स्कैम है। पंजाब की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली की बात नहीं कर रहा। जी, ये जी। खुद लिकर माफिया बन गए। क्राइम की बात करते थे, क्राइम की सुन लीजिए। 216 मर्डर हो गए हैं पंजाब में, सॉरी 261 261 मर्डर हो चुके हैं पंजाब में जब से इनकी सरकार आई है। क्राइम की क्या बात कर रहे हैं? कौन से क्राइम ग्राफ की बात कर रहे हैं? क्या कंट्रोल किया इन्होंने? जब से पिछले 6 महीनों में 23 आत्महत्या की हैं किसानों ने। कह रहे किसान हमारे से खुश हैं। जी, कौन सी ऐसी, कौन सा एक ऐसा आप वो टॉपिक बता दीजिए जहां पे इन्होंने कहीं डिलीवर किया हो। बस यही है कि जी गवर्नर हमारा साथ नहीं दे रहे, ये ऑपरेशन लोटस चल रहा है, ये हो रहा है, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। क्या तमाशा लगा रखा है। दारू पी के धुत जहाज से नीचे उतार दिए गए। आधे बोल रहे जी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। मतलब आप एक चीज पूछिए ना, डबल स्टैंडर्ड बताइए। वो विजय सिंगला है, विजय सिंगला को बर्खास्त कर दिया, वो फिर भी कैबिनेट मीटिंग में आ रहा है। फौजा सिंह सरारी के खिलाफ उससे ज्यादा मजबूत एविडेंस है, वो आज भी बैठा हुआ, उसके ऊपर कोई आंच नहीं आई। बल्कि आज ही नहीं, कल, इनफैक्ट कल इन्होंने पर्चा दर्ज कर दिया। जो ये आपस में डिस्कस कर रहे थे ना कि हम ब्लैकमेल करेंगे, पैसा लेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, इन्होंने कर दिया पर्चा दर्ज। गोडाउन ओनर्स के खिलाफ, ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया इन्होंने। वो फौजा सिंह सरारी को प्रोटेक्ट कर रहा है। एक नहीं, कई इनके फेलियर्स हैं 6 महीने में। एक पीछे आपको ध्यान में होगा चौसा, एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का केस आया जिसमें जी हाँ, जी हाँ। हमारी बच्चियों की, हमारी बहनों की
वहां पे नहाते हुए की कुछ तस्वीरें उन्होंने उतार ली, कुछ हाँ 60 कुछ बच्चियों की वीडियो, उसमें इतना रोष प्रकट किया बच्चों ने, यूनिवर्सिटी के बच्चों ने पूरी रात मुजाहरा किया कि वी वांट जस्टिस, हमें इंसाफ चाहिए। अब अगली बताता हूं इनसेंसिटिविटी की। अनमोल गगन कौर मान है जो खरड़ से विधायक है, महिला विधायक है, ये स्थानीय विधायक है वहां की जहां पे यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी में गई नहीं। उन बच्चों को सांत्वना देने के लिए, उनको इस बात का आश्वासन, भरोसा देने के लिए कि बेटा सरकार आपके साथ है। एक महिला होने के नाते मैं आपकी पीड़ा समझती हूँ, आपका दर्द समझती हूँ। जो आपके साथ जबरदस्ती हुई है, धक्का हुआ है, जो अन्याय जो हुआ है, बेइंसाफी हुई है, हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे। हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है, मैं आपके साथ खड़ी हूं बेटा, आप जब मर्जी मुझे पुकारो, ये मेरा एड्रेस है, मेरा फोन नंबर, मैं जनप्रतिनिधि हूं ना भाई। सही बात, सही बात। नहीं गई वो। इनसेंसिटिविटी पहले पहले लेवल पे। दूसरे लेवल पे बलजीत कौर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर भी है पंजाब की, महिला है, वो भी नहीं गई। स्थानीय विधायक जो आम आदमी पार्टी के, वो नहीं गई। जो इस महकमे की मंत्री है वुमेन एंड चाइल्ड केयर, वो मंत्री भी नहीं गई। किसी वजीर ने, किसी जनप्रतिनिधि ने, किसी सरकार का जो ऐसा ऑर्गन हो जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देता हो, कोई नहीं गया। पंजाब वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन जाती हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करती हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हंसती हुई, खिलखिलाती हुई, और जिन्होंने पंजाबी कहते हैं दंद कटती नजर आती है ऑन सच अ सेंसिटिव इशू। इनसेंसिटिविटी की इंतहा है जी। लोगों से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं है। इनके अपने गोल पोस्ट इन्होंने चेंज करने, इन्होंने अपनी कमियां छुपाने के लिए इन्होंने क्या क्या गोल पोस्ट नहीं चेंज किए। और ये जो मैं 261 मर्डर्स की बात कर रहा हूं, 261 मर्डर्स में सिद्धू मूसेवाले का मर्डर शरीक शामिल है उसमें। जी जी जी। और इंतहा देखिए आप कि जो एमएलए हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, कोई तो जलंधर में डीसीपी के साथ खैबड़ जाता है, उनके साथ हाथोपाई होती है, उनको चोटें आती हैं डीसीपी को, और पर्चा दर्ज नहीं होता उस रमन अरोड़ा के खिलाफ, बल्कि डीसीपी को उठा के खुड्डे लाइन पोस्टिंग में लगा देते हैं। आर्म पुलिस में, पंजाब आर्म पुलिस जलंधर हेडक्वार्टर में उसको खुड्डे लाइन पोस्टिंग लगा देते हैं डोगरा। ये एक है। दूसरी एक एसीपी है महिला, उनके साथ एक महिला एमएलए अभद्र व्यवहार करती है, बदतमीजी करती है कि जी उनके काम में अवरोध पैदा करती है। सरकारी कर्मचारी, पुलिस अफसर के काम में अवरोध पैदा करती है। वो कहीं रेड पे जा रही है, उनको रेड पे नहीं जाने दे रही कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। आप एमएलए हैं, आप सीपी नहीं है उनके, आप डीजीपी नहीं है उनके, सही आपको बात। थोड़ा पता कि कहीं पे रेड मारने जाएंगी वो। ऐसे ही फरीदकोट के एमएलए, उनकी वाइफ ने, रूही नाम की आईएएस है, उन आईएएस अफसर के साथ बदसलूकी, बदतमीजी करी। क्यों? कि सतिंदर सरताज सिंगर है, उनका शो था, उनके शो में उनकी सहेलियों के लिए, उनके लिए आगे की सीटें बुक नहीं रखी, रोक के नहीं रखी, तो उन्होंने मतलब ये बार बार कहते हैं कि सत्ता के नशे में चूर। अरे सत्ता के नशे में तो आप लोग चूर हैं भाई। इनसेंसिटिव आप हैं। सरकारी इदारों के साथ लड़ना आपने है, पुलिस के साथ, आईएएस के साथ, आईपीएस के साथ, पीपीएस के साथ, सबके साथ आपने हाथोपाई करनी, लड़ाई झगड़े करने हैं। गवर्नर तक के ऑफिस को आपने दाग लगा दिया। आप बताइए ना, आप कौन से संविधान की बात करते? आप बताइए ना कि सत्ता के मध्य में, उसके नशे में कौन चूर है? आप है, कोई और है? तो ये बड़ी पीड़ादायक चीजें हैं सर। बड़ी तकलीफ होती है जब आप अपनी स्टेट को देखते हैं कि एक वैक्यूम था, एक खालीपन था, लोग परेशान थे कांग्रेस से और ये अकाली दल से। इन्होंने लूटा स्टेट को, कोई शक नहीं है। किसान आंदोलन के बाद तो बीजेपी के खिलाफ एक सेंटीमेंट इन लोगों ने क्रिएट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और उस वैक्यूम को आके इन बेकार लोगों ने, बुरी ताकतों ने, एंड आई विल गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि ये जो इनकी हरकतें अगर आप देखो, इनकी इनसेंसिटिविटी हो, इनकी आप करप्शन देख लो, इनकी एक फरौती लेने की जो फितरत है मंत्री की, वो ले लो, या एक पुलिस अफसर, बावर्दी पुलिस अफसर के ऊपर हाथ उठाने की बात करो। आप देखिए ना, रमन अरोड़ा क्या, वो एक टायर वाले की दुकान शास्त्री नगर में, एक टायर वाले की दुकान और एक कपड़े वाले की दुकान, दो दुकानदारों के बीच में
झगड़ा था, जिसमें तथाकथित रूप से जो बातें सुनने को आ रही हैं चोई साहब, वो ये है कि रमन अरोड़ा ने पैसे लेके रखे थे एक पक्ष से, और वो जी, जी। उस चक्कर में डीसीपी के साथ हाथोपाई कर गया, गाली गलौज कर गया। वहां तक नहीं खत्म हुई बात। उसके बाद वो हॉस्पिटल गए, सिविल हॉस्पिटल जाने के बाद महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी करी, माइनर ओटी के दरवाजे शीशे तोड़े, इन्होंने तोड़फोड़ करी हॉस्पिटल के अंदर। ये इनका एटीट्यूड है। ये अ, स्टेट ऑफ अफेयर्स है इस वक्त पंजाब में। आप पूछ रहे थे कि क्या चल रहा है, ये चल रहा है। आप पंजाब की शराब की बिक्री की बात कर रहे थे। ये जो दिल्ली की नई आबकारी नीति है, जिसको लेकर के सीबीआई ने केस भी दर्ज किया है, पूछताछ भी हुई है, ईडी ने भी 30 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। इसके तार तो मान साहब पंजाब से भी जुड़े हुए हैं। एक्चुअली पता की है जी, जब आप राजनीति को जन सेवा का प्लेटफॉर्म समझ के काम करेंगे, तो आप वास्तव में जनसेवा कर पाएंगे। आप समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, नागरिकों के लिए, अपने प्रदेश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। जब आप सत्ता को और राजनीति को अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी कमाई का एक जरिया समझेंगे, तो वो तमाम लोग आपके आसपास आपको नजर आने शुरू होंगे जहां से आप पैसा ले सकते हैं, जहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कुछ। उसके अंदर अगर कोई पॉलिसी फिट नहीं होती, कोई आरएफपी फिट नहीं होता, कोई टेंडर फिट नहीं होता, तो आप उन सब तमाम चीजों को चेंज कर देते। आबकारी नीति हो, आपकी लिकर पॉलिसी हो, आपकी माइनिंग पॉलिसी हो, या आपके कोई टेंडर ग्रांट करने की टर्म्स कंडीशंस हो, आप सब उसके अंदर हेर फेर करके प्रयास ये किया जाता है कि कुछ चुनिंदा लोग ही इसको क्वालिफाई कर पाए। जी, जी। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल हो गया, या टेंडर डॉक्यूमेंट हो गया, या जो भी आप पॉलिसी बनाते हैं उसके अंदर। और ये चीजें बड़ी एट लेंथ डिस्कस हुई हैं कि दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी आई लिकर को लेके, उसके अंदर किस तरीके से दिल्ली की जनता का नुकसान। मैं क्यों कह रहा हूं, इस बिकॉज जो पैसा टैक्स कलेक्ट होकर आता है वो जनता का पैसा होता है। उसमें ठेकेदार को बेनिफिट है, सरकार को नुकसान है। पंजाब के अंदर जो आज माइनिंग की हालत है, उसमें इन चोरों को फायदा है। मैं खुले में कह रहा हूं, इन चोरों को फायदा है और पंजाब की जनता को नुकसान है। जी। 9 रुपए फुट रेता बेचने का वायदा करने वाले आज 45 रुपए, 5 गुना पे रेता बिक रहा है। एंड दे आर जिप्ड अप, दे आर शट अप, कुछ नहीं कर रहे उसको लेके। करके करते क्या है, इसके खिलाफ पर्चा कर दो, उसके खिलाफ पर्चा कर दो, उसको दिल्ली से उठा लाओ, उसको चंडीगढ़ से उठा लाओ, उसको वहां से उठा लाओ। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। इसको नोएडा से उठा लो, ये बहुत बोलता है, इसको पर्चा दर्ज कर लो। ये पुलिस को एज ए इंस्ट्रूमेंट, एज ए टूल यूज करते हैं पॉलिटिकल, और जब इनको सूट करता है तो उन्हीं पुलिस वालों की कुटाई कर देते हैं ये। तो इसके तार जो आप कह रहे हैं एक्साइज पॉलिसी के पंजाब में जो है ना, जहां पे ठेकेदार ऐसा है जो इनके साथ हाथ मिला के इनको 10 रुपए का फायदा दे रहा हो, फिर वो चाहे कर्नाटका का हो चाहे पंजाब का हो, इनको क्या फर्क पड़ता है? इनको तो पैसा चाहिए। इनको तो नोटों की जो आवाज है, वो जो कड़कते हुए नोटों की खनक है, इनको तो वो सुनाई देती है, और तो इनको क्या ही पता लगता है। मान और साहब एक अगर सर आप ये सोचो, शास्त्री नगर की दुकान के डिस्प्यूट में अगर एक एमएलए इन्वॉल्व हो सकता है, 25 करोड़ रुपया तो बहुत बड़ी रकम है छोई साहब। तो वो बिकेगा क्यों नहीं? उनको पैसा ऑफर नहीं हुआ इसलिए वो बिके नहीं है। और मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं, पैसे ऑफर होंगे तो ये सबसे पहले लाइन में खड़े होकर बिकेंगे ये लोग, इनको खरीदने वाला चाहे कोई हो। सर्कमस्टांशियली देखिए ना, कि एक दुकानदार के लिए वो एक एसपी को मारपीट कर रहा है, तो 25 करोड़ तो बहुत बड़ी चीज होती है। ये जो प्रताप सिंह बाजवा ने अभी एक शिगुफा छोड़ा है या कुछ सच्चाई है जिसमें वो कह रहे हैं किसी का नाम लेते हुए कि ये पंजाब के एकनाथ शिंदे साबित हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मेरे को भगवंत मान की बात कर रहे हो ना आप? ये भगवंत मान के लिए कह रहे हैं? जी, जी। नहीं, मेरे को इसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आती। बहुत भारी बहुमत है। और एक चीज और, मतलब मैं आपको आज बता दूं, मुझे ये दिखता भी नहीं कि बहुत लंबा समय ये सरकार चलेगी। द वॉल विल फॉल अंडर इट्स ओन वेट। ये दीवार गिरेगी अपने वजन से, अपने भार से गिरेगी। इसको बाहर से किसी को ऐसे उंगली भर लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप गिरेगी। ये लोग मेंबर पंचायत बनने की हैसियत नहीं रखते सर, माफ करना। मैं मानजोग जो आज हमारे विधायक हैं, या आज
पंजाब के अंदर जो वजीर बन के बैठे हुए हैं, मेंबर पंचायत बनने की औकात नहीं है लोगों की। हमारे सर पे वजीर बना के बिठा दिए, पता है इनको कुछ नहीं है, इनकी ईगो इतनी बड़ी है। आप बताइए, अगर एक ऐसा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसा एक सेंसिटिव मैटर सामने आता है, आप बताइए कि विमेन एंड चाइल्ड केयर मिनिस्टर का फर्ज बनता है या नहीं बनता जाना वहां पे? अगर स्थानीय सही। विधायक महिला, उनका फर्ज बनता है या नहीं बनता जाना वहां पे? इनको पता ही नहीं गवर्नेंस का कुछ। ये इनकी क्या चल रही है, इनके ओएसडी डिस्कस कर रहे हैं कि साहब हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे हम इनसे पैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हम इनको ब्लैक, ये तो इनका रोज का धंधा है। अब स्टेट की प्रोग्रेस के लिए कौन सी पॉलिसी लेके आए? एक्सचेकर के अंदर पैसा बिल्ड करने के लिए ये कौन सी ऐसी पॉलिसी लेके आए जैसे रीपेमेंट ऑफ लोन्स इजी हो? अपना $150 मिलियन का एक नया लोन ले लिया, उसमें से कितने पैसे कौन खाएगा राम जाने भाई, रब जाने की होना अगे पंजाब। $150 मिलियन होर चढ़ाता लोन इन्होंने, अगे थोड़ा सी 35% पहला दे रहे हैं बजट का, होर 150 मिलियन होर चढ़ाता सिर पे। ये और ये बिल्कुल जो पाकिस्तान और श्रीलंका वाला पैटर्न है उसके ऊपर लेके जा रहे हैं। ये जो कहा जा रहा है कि भगवंत सिंह मान को पूरा एक्सपोज करने के बाद राघव चड्ढा को लेकर के आएंगे उनकी जगह, इन राजनीतिक कयासों में कितनी सच्चाई है? तो सब हो सकता है, हो सकता है। फ्रैंकफर्ट वाले मैटर पे अरविंद केजरीवाल ने एक शब्द नहीं बोला, वो दिखाने का लोगों को प्रयास कर रहे हैं कि मैं भगवंत मान के साथ हूं। आज उन्होंने ट्वीट किया है कि कल भगवंत मान और वो गुजरात जा रहे हैं, गुजरात में जाके एक नया तमाशा खड़ा करके आएंगे। जी, ये किसी भी तरीके से अपने आप को भगवंत के खिलाफ नहीं दिखाना चाहता, और हर एक वो काम हो रहा है जिसके अंदर भगवंत मान नीचे जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा कॉन्स्टिट्यूएंसी का, पर चड्ढा है एमएलए, राघव चड्ढा का खास आशीर्वाद है उस एमएलए के ऊपर। वहां पे रोड वाइडनिंग का काम चल रहा था, कई किलोमीटर सड़क के बराबर में सफेदे के पेड़ लगे होते हैं यहाँ पे अमूमन रोडों के साइड। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, एक किलोमीटर सफेदों के पेड़ कट गए, बिक गए, सरकारी खजाने में ₹1 नहीं गया। कौन खा रहा है पैसा? टेंडर क्यों नहीं हुआ उनका? एक नहीं कई उदाहरण है। और राघव चड्ढा, मेरे को नहीं लगता कि राघव चड्ढा को या तो भगवंत मान को इतना प्रेशराइज करके रखेंगे कि वो इस हालत में ही ना हो कि वो कभी इनके आगे आवाज निकाल सके। अभी भी इस हालत में नहीं दिखता भगवंत मेरे को कि आवाज निकाल पाएगा, पर सच्चाई ये है कि आने वाले समय में और दब जाएगा। ही विल बी मोर अंडर प्रेशर, और दबाव में आ जाएगा। इनका जो अब तक का नाच कूद रहा है 6 महीने का, पंजाब की जनता का मानस कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? कहीं कोई प्रायश्चित? हाँ, कोई खुश नहीं है। रईस हमारी इलेक्शन आज करवा लो, औंधे मुंह गिरेंगे। मैं तो कह रहा हूं, मेंबर पंचायत बनने की इनकी हैसियत नहीं है। एमएलए बन के, वजीर बन के हमारे सिर पे बिठाए ऐसे निकम्मा नकारा लोग, क्योंकि एक पॉलिटिकल वैक्यूम था। उस पॉलिटिकल वैक्यूम के अंदर ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना अकाली दल कोई फिट नहीं हो रहा था। आज एक रीजनल पार्टी खड़ी कर दो जिसके अंदर साफ सुथरी छवि के नेता हो, साफ सुथरे लोगों, पटक के मारेंगे इनको। आज भी अगर बीजेपी जैसी पार्टी साफ सुथरी छवि के नेताओं को लेके आए, दागी नेताओं को ना लेके आए अपने पास, एक नई लाइन ऑफ लीडरशिप खड़ी करे, इनको औंधे मुंह घेर के मारेंगे। और लो, लिटमस टेस्ट 24 में आ जाएगा। पार्लियामेंट के लिटमस टेस्ट में तो संगरूर अपनी सीट हार गया ना भगवंत। 24 में औंधे मुंह गिरेंगे, बट बशर्ते न्यू लीडरशिप और साफ छवि की लीडरशिप, बेदाग लोग हो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड पता हो, अनजान अननोन लोग नहीं, बेदाग लोग, जो नोन लोग हैं, जिनका पता है, जिनकी तसल्ली है कि यार ये बेदाग लोग हैं, ये ऑनेस्ट लोग हैं। अननोन ऐसे नहीं कि भाई एक सिंगर को दे दी टिकट, एक उसको दे दी, एक रिटायर्ड कांस्टेबल को दे दी जो आज आईपीएस को गालियां देते फिर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पीपल जिनको डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर काम करना आता हो, जिनको अफसरों से काम लेना आता हो, जिनको खुद काम करना आता हो, जिनको समाज की जनता की सेवा करनी आती है, जिनको कम से कम ये तो पता हो ना कि हमने कौन सी ऐसी पॉलिसी बनानी है जिससे स्टेट एक्सचेकर को नुकसान ना हो, जनता का फायदा हो, रेवेन्यू लॉस ना हो, रेवेन्यू डेवलप हो। कुछ एक ऐसे लोग जो विजनरीज हैं अपनी अपनी फील्ड के,
आप उनको लेके आइए, तब कहीं जाके सुधार होगा। अभी तो मैं कहना जी बस सवा सत्यानाश है। और और मान लोगों ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ समझ आ गई है, पीपल अंडरस्टैंड, लोगों ਨੂੰ पता लग गया है, लोगों को पता लग गया है कि ये गलती हो गई है। आखिर में मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके पूरे परिवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल किया है, उनका स्वागत किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो विरासत है या जो परिवार का बैकग्राउंड है, या वो 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो अपनी जगह ठीक है। एक वर्ग में उनका सम्मान भी रहा है, वो भी ठीक है। लेकिन जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद ही हार गए हों और उनकी उम्र भी अगर हम देखें, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कितना मुफीद साबित होंगे? या जैसा आप कह रहे हैं कि ठीक है, उनको आपने ले लिया है, उनको आप कोई और संवैधानिक पद कहीं दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, लेकिन पंजाब के लिए तो आपको एक ऐसी लीडरशिप तलाश करनी पड़ेगी, उसको आगे करना पड़ेगा, जो सड़कों पर उतर करके, लोगों के बीच में जाकर के पार्टी को खड़ा कर सके और एक विश्वास अर्जित कर सके लोगों का। क्योंकि जिस तरह का विश्वमन किया गया था भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, उसका नतीजा तो हम विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं। पहली चीज तो अभी तक आप अगर ये कहें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोई वारिस है या उत्तराधिकारी है जो उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल सके, अभी नहीं दिखता कोई ऐसा। उनके बेटे हैं रणेंद्र, नॉट केपेबल, मेरे को नहीं लगता उतनी केपेबल है। बाकी ठीक है, अपनी अपनी समझ है हर एक की, वो एक अलग विषय है। और बहुत ज्यादा कोई राजनीतिक विरासत है या नहीं है, वो आने वाला समय बताएगा। तीसरी बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर मेरे विचार में अगर भाजपा में आए हैं तो शायद वो एक्टिव राजनीति ना करके शायद किसी संवैधानिक पद की ओर उनका झुकाव ज्यादा रहेगा। वो संवैधानिक पद जो इस उम्र में, इस जो ढलती उम्र में दिया जाता है अक्सर नेताओं को, उसकी तरफ मुझे लगता है उनकी तवज्जो ज्यादा होगी। हालांकि मैं समझता हूं कि एक इन ऑल वाइजनेस, इन ऑल सीरियसनेस, उनका राजनीतिक लाभ उनका कम से कम 2024 के चुनाव तक तो लेना चाहिए, प्रयास करना चाहिए लेने का। दूसरी बात, झाखड़ साहब आए, झाखड़ साहब ग्राउंड लेवल के नेता है, साफ छवि के नेता है। ऐसे लोगों को साथ में लाना भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभकारी रहेगा, इसके अंदर भी मुझे कोई संदेह नहीं है। और चुन चुन के ऐसे ही अच्छे नेताओं को अगर आप लेके आएंगे तो एक बड़ा अच्छा सेटअप बीजेपी के लिए खड़ा हो जाएगा। पर ये जो बातें हैं वो एक तरफ है, एक ना सिर्फ जमीन पे काम करने वाले नेता, जड़ से जुड़े हुए नेता, ग्रास रूट से जुड़े हुए नेता, बल्कि वो अच्छे वक्ता जो टीवी पे, पब्लिक स्टेज पे और बड़ी रैलियों में आम आदमी पार्टी के झूठ को एक्सपोज कर सके। सोशल मीडिया पे हो, टेलीविजन पे हो, किसी भी माध्यम से हो, इनके रोज बोले जाने वाले झूठ को एक्सपोज करे। कोई ऐसा जिसने आर्काइव तैयार कर रखा हो कि ये चुनाव में आने से पहले क्या वायदे किए और जीतने के बाद इन्होंने क्या क्या इंप्लीमेंट किया, कैसे इन्होंने गोल पोस्ट चेंज किए, जो मैं आपको तमाम बातें बता रहा हूं, इस प्रकार की श्रृंखलावार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर एक एक इनकी हिपोक्रेसी, एक एक इनका झूठ, एक एक इनकी फरेब जो है उसको एक्सपोज किया जाए। और ऐसा नहीं है कि उसको एक्सपोज एक बार करें महीने में, रोज दिहाड़ी जिस दिन ये झूठ बोले शाम को इनको ठोको, जिस दिन गलत बयानी करे शाम को इनको ठोको। आपका रिएक्शन कोई होना चाहिए। आज की डेट में पब्लिक मेमोरी शॉर्ट लिव्ड, आप साथ के साथ उसका जवाब देंगे। गल कहने खाने पै जाती है, गल खाने पै जाती कि भी यार झूठ बोल गए, इन्होंने झूठ फड़ लिया इन्हों का। यू हैव टू हैव प्रोएक्टिव लीडर्स, यंग लीडर्स, ग्रास रूट लीडर्स, अब सब कुछ चाहिए आपको। राजनीति के डायनेमिक्स बदल चुके हैं, ये कैसे जीते? बिल्कुल। भगवंत मान का एक, मैं आपको बड़ा मशहूर वो एक इनका डायलॉग आया था, कहने लगे कि जिगर खजाना खाली है, चन्नी साहब के समय की बात,
कह लगे जेकर खजाना खाली है, इनू खजाना क्यों कहने, इनू पीपा कहा करो। तो ये हरपाल चीमा इन्होंने पीपा मंत्री बनाए हैं, $150 मिलियन का लोन लेना पड़ गया, ये पीपा मंत्री हैं। आपके पास माइनिंग में से ₹1 का रेवेन्यू नहीं आ रहा, आप पीपा मंत्री हो। स्टेट आपने खाली कर दिया, आपने पंजाब को पीपा बना दिया। आप नए नए वायदे कर रहे हो, जिनका एक फाइनेंशियल बर्डन है, उसका एक फिस्कल प्लान तो हो, कोई इंडस्ट्री खड़ी करने की बात हो। आप बताओ ना, इन्होंने ये आंदोलन में से निकल के आए ना, अभी भी बोलते हैं इनकलाब जिंदाबाद। कोई रेवोल्यूशन चल रही है, कौन सा इनकलाब चला रहे हो भाई आप? आप दारू पी के गिरे होते हो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे। आपके विधायकों के पास समय नहीं है कि बच्चों को जाके संभाल लें। आपके मंत्री डिस्कस करने की कैसे हम ठगी मारे, कैसे हम चोरियां करें। आपके विधायक पुलिस वालों से उलझ रहे हैं, उनको ड्यूटी नहीं करने दे रहे, किसी के साथ मारपिटाई कर रहे हैं। आपके विधायकों की बीवियां आईएएस अफसरों के साथ लड़ रही हैं कि भी मेरी सीट कहां है, मेरी किट्टी मेंबर्स की सीट कहां है। ये बदलाव लाना था आपने, ये बदलाव प्रॉमिस किया था आपने कि ये हम बदलाव लेके आएंगे। ये इनकलाब है, ऐसे इनकलाब नहीं चाहिए, अपने पास रखो। देखो जी, गल्ला तो बहुत सारी ने जी, ये हेलुसिनेट करते हैं, ये हेलुसिनेट समझते हैं सर आप? ये लोग हेलुसिनेट करते हैं, ये बस इनके अपने ख्वाब है, अपने ख्याल हैं कि जी हम ये कह देंगे तो वो हो जाएगा, वो कह देंगे तो वो हो जाएगा, हम ये कह देंगे तो पंजाब की जनता ये अज्यूम कर लेगी, हम ऐसे बेवकूफ बढ़ा देंगे, हम गवर्नर पे इल्जाम लगा देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। जाओ ना, कौन रोक रहा है? पंजाब के हितों की बात करते करते अरविंद केजरीवाल हिसार में जाके, हरियाणा में जाके बोलते हैं कि जी मेरे पास फॉर्मूला है कि पंजाब का पानी पंजाब को मिलता रहेगा, हरियाणा का पानी हरियाणा को मिलता रहेगा, दिल्ली का पानी दिल्ली को मिल जाएगा, राजस्थान का पानी राजस्थान को मिल जाएगा। पर मैं बताऊंगा प्रधानमंत्री के कान में, तू स्टेज पे बोल अगर तू हिमायती है, इन 3-4 प्रदेशों की जनता का अगर हिमायती है तो स्टेज से बोल कि ये सॉल्यूशन है, इंप्लीमेंट करो प्रधानमंत्री जी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, लगाओ आप, इंप्लीमेंट करो। कुछ नहीं है, झूठ बोलता है, सही फिर एक लॉलीपॉप दे रहा है हरियाणा की जनता को, और पंजाब के साथ धोखा कर रहा है कि पानी तुम्हारा मैं यहां दे दूंगा और तुम्हारी कोई कमी नहीं आएगी। कोई सोल्यूशन नहीं है। हजारों एकड़ जमीन आज पंजाब में सेम में है, शो रहा है जमीन में सेम है, कोई उसमें फसल नहीं होती। क्या इलाज किया तुमने? एक पॉलिसी बता दो कि हम एग्रीकल्चर पॉलिसी ये लेके आ रहे हैं, एग्रीरियन क्राइसिस को हम ऐसे एड्रेस करेंगे। आंदोलन, तुमने किसान आंदोलन का फायदा लिया, तुमने उन किसानों की चिताओं का तुमने लाभ लिया, उनके बच्चों को संभाल रहे हो आज? कोई वजीफा लगाया उनका, कोई उनको स्कॉलरशिप दे रहे हो, कुछ पैसे मिल रहे हैं परिवार को? एक मुश्त पैसे दे दो 6 महीने बाद ना, और जड़ी गरीब बीबी है उसकी जो वाइफ है उसको जाके पूछो 6 महीने बाद पैसे नहीं होंगे, उसके बाद लूट के ले जाएंगे लोग। कोई बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कुछ किया तुमने? बहुत सी बातें हैं जी, और बहुत उम्मीदें हैं, ये करेंगे नहीं करेंगे, आने वाली सरकारों से उम्मीदें रहेंगी, और ये उम्मीदों के ऊपर तो संसार टिका है। तो एज पब्लिक, एज पीपल, हमारे को तो हमेशा आस उम्मीद होती है कि कोई आएगा, कोई सच बोलेगा, कोई डिलीवर करेगा अपने वायदों के ऊपर। ये नहीं है कि इनसेंसिटिव हो जाओ आप हाल ना पूछो जाके किसी का, आप संभालो ना जाके किसी को, ये अपेक्षाएं थोड़ी ना थी। बदलाव लेके होंगे, बदलाव अपने, चलो पर्सनल लाइफ है उनकी, बदलाव अपने घर में ले आए, वो बाहर बदलाव नहीं लाए। इनकलाब जिंदाबाद। खोखले नारे, कोई मतलब नहीं इनको इनकलाब से। बहुत बहुत धन्यवाद। जा रहे हैं वो मनीष सिसोदिया, ये भगवंत मान और ये साबरमती आश्रम में जा रहे हैं, वो बापू की मूर्ति के आगे बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं। पंजाब में, दिल्ली में फोटो हटा दी बापू की इन्होंने। ये मतलब डेमोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड देखो ना कहां इनके, ऐसे बैठे हुए हैं मूर्ति के सामने। मैं सही बता रहा हूँ, बापू होश में होते ना, वो जो इतना लंबा डंडा लेके घूम रहे हैं ना, वो मारते इनके। यहां से तो भगो तुम। ठीक है सर, अब फेट है ये, अब चुने सिर पे बिठाए हैं तो भुगतेंगे भी, अब क्या किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद रमनीक सिंह मान जी, जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्ते।